हेलो स्टूडेंट्स। 3 और 4 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 3 और 4 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार इंटरनेशनल बेसिकली न्यूज़ पर हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण खबरें बन रही हैं, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे हैं, या वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हैं या फिर किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, या दो कंट्रीज के बीच में अगर एमओयू या कोई भी एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी राष्ट्रीय समाचार, जिसमें हम केंद्र सरकार के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स पर डिस्कस करेंगे। थर्ड, हम राज्य सरकार के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स पर डिस्कस करेंगे। फोर्थ, बैंक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो बैंक और वित्तीय समाचार में कवर करेंगे। डिफेंस न्यूज़, हम रक्षा से रिलेटेड जितने भी समाचार हैं वो डिस्कस करेंगे। रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी इनोवेशंस हुए हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी समाचार हैं वो कवर करेंगे। महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण समाचार, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड जितने भी समाचार बनते हैं वो कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करेंगे। और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, कि आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारी स्लाइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल समाचार के साथ। तो अभी 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस के परेड पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भारत स्वागत करेगा। मतलब मुख्य अतिथि के रूप में 2025 का जो हमारा रिपब्लिक डे होगा 26 जनवरी को, वहां पर भारत बेसिकली नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, उसको आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ती साझेदारी को यह संभावित निमंत्रण रेखांकित करता है। उच्च स्तरीय बैठकों और रक्षा सहयोगों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। इंडोनेशिया सेना के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने की भी संभावना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। भारत ने उद्यतन जैव विविधता योजना में 30% संरक्षित क्षेत्रों की प्रतिबद्धता जताई है। अभी भारत ने कोलंबिया के काली में आयोजित रिसेंटली कोलंबिया के काली में 16वीं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के दौरान अपने अंगतन राष्ट्रीय जैविक विविधता रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया है। योजना 2030 तक अपनी स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय समुद्री क्षेत्रों के कम से कम 30% की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह लक्ष्य 2022 में अपनाए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के साथ मेल खाती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ पानी और हवा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना है, या ऐसे इकोसिस्टम में सुधार करना है जो क्षतिग्रस्त हैं, ताकि स्वच्छ पानी और हवा प्रदान की जा सके। क्लियर? नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। 2024 में अक्टूबर में कैबिनेट ने कुछ अप्रूवल्स दिए हैं। 24 अक्टूबर को ये अप्रूवल्स आए हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड ये न्यूज है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए यूनियन कैबिनेट ने 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड आईएनएस स्पेस के तहत स्थापित किया है। दो रेलवे परियोजनाएं जिनकी लागत लगभग 6798 करोड़ रुपए है, 5 वर्षों के भीतर पूरी की जाएंगी। और अमरावती रेलवे लाइन कनेक्टिविटी परियोजना को 2245 करोड़ रुपए के खर्च के साथ शुरू किया गया है। तो याद रखने हैं, ये 24 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की मंजूरी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। कर्नाटक ने बाली प्राधमी त्योहार को अपनाया है। तो कर्नाटका ने बाली प्राधमी, जिसे बाली प्रतिपदा त्योहार माना जाता है, उसको दीपावली का चौथे दिन ये आता है, उसको अपनाया है। त्योहार असुर राजा बलि चक्रवर्ती के पाताल लोक से भूलोक में लौटने की याद में मनाया जाता है। हाँ, बेसिकली
यह यात्रा भगवान विष्णु द्वारा उनके वामन अवतार के दौरान किए गए वरदान के कारण संभव हुई है। कर्नाटका में यह उत्सव एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो याद रखना है बाली प्रतिपादा, यह या फिर इसे बाली प्राधमी के नाम से भी जानते हैं, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? कर्नाटका में। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। केनरा बैंक का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2025 की दूसरी तिमाही में 6,000 करोड़ रुपए की वसूली है। तो राज्य के स्वामित्व वाले केनरा बैंक का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण ऋण वसूली करना है। तो ये टारगेट रखा गया है H2 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए केनरा बैंक ने कि वो कितने की वसूली करेगा, लगभग 6,000 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। यह जो बेसिकली रणनीतिक लक्ष्य बैंक के परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। बैंक का लक्ष्य अपनी हाली वित्तीय प्रदर्शन पर निर्माण करना है। पुनः प्राप्ति योजना केनरा बैंक की अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का भी हिस्सा है। तो केनरा बैंक का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो दूसरी छमाही है उसमें 6,000 करोड़ रुपए की वसूली है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। सेबी ने REITs एंड INVITs के लिए लचीलापन और सुरक्षा बढ़ाने के सुधारों का प्रस्ताव रखा है। तो पहले तो इनका पता होना चाहिए, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत का जितना भी शेयर मार्केट है उस पर कंट्रोल किसका होता है? सेबी का होता है। REITs की मैं बात करूं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और INVITs की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो इन दोनों में लचीलापन लाने के लिए कुछ सुधारों के लिए प्रस्ताव रखे हैं। सुधारों का मुख्य उद्देश्य बाजार की लचीलापन और निवेशक संरक्षण को बढ़ाना है। सेबी के चल रहे प्रयास शासन को मजबूत करने और वित्तीय जोखिम को कम करने पर केंद्रित हैं। इन परिवर्तन का उद्देश्य इन निवेश संरचनाओं में संचालन दक्षता में सुधार करना भी है। तो याद रखना है सेबी ने REITs और INVITs के लिए लचीलापन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुधारों का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। सेबी के नए प्रतिभूतिकरण नियम प्रमुख निवेशक सुरक्षा उपाय। तो सेबी ने निवेशक संरक्षण को मजबूत करने के लिए प्रतिभूतिकरण ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में न्यूनतम निवेश सीमा और निवेशक भागीदारी पर प्रतिबंध शामिल है। नियमों में अनिवार्य डिमैटेरियलाइजेशन और तरलता सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। जनता की प्रतिक्रिया 16 नवंबर 2024 तक आमंत्रित है, क्योंकि सेबी अपने 2008 के ढांचे और RBI के 2021 के प्रतिभूतिकरण दिशा निर्देशों पर निर्माण करना चाहता है। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। SBI म्यूचुअल फंड ने 10 लाख करोड़ AUM को पार किया। बेसिकली AUM क्या होता है? अगर यहाँ पे मैं AUM की बात करूं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसे हम प्रबंधनहीन परिसंपत्ति के नाम से जानते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड भारत में 10 लाख करोड़ के प्रबंधनहीन परिसंपत्तियों के निशान को पार करने वाला पहला फंड हाउस बन गया है। सितंबर तिमाही में AUM 10.99 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो जून में लगभग 9.88 लाख करोड़ था। यह उपलब्धि SBI MF को इसके निकटतम प्रतिस्पर्धियों ICICI म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड से आगे रखती है। ICICI म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड के पास क्रमशः 8.41 लाख करोड़ और 7.47 लाख करोड़ का AUM है। तो SBI म्यूचुअल फंड ने 10 लाख करोड़ AUM को पार किया और पहला ये फंड हाउस बन गया है इस टारगेट को अचीव करने वाला। क्लियर? नेक्स्ट भी हमारी बैंक और फाइनेंस से ही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से है। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 241.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो ADB और पश्चिम बंगाल के बीच में ऋण टाइप हुआ है। किस चीज को लेके? बिजली वितरण को लेकर। और कितने का ये टाइप है? 241.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो एशियन विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 241.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह पहल पश्चिम बंगाल सरकार की पुनर्गठित वितरण योजना के अनुरूप है। कार्यक्रम का उद्देश्य 7 जिलों में 8.96 मिलियन उपभोक्ताओं के लिए बिजली वितरण में सुधार करना है। प्रमुख उद्देश्यों में
प्रणाली अवरोधन और तकनीकी हानियों को कम करना और नवीकरण ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना भी शामिल है। तो ये टाइप आपको याद रखना है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट ये टाइप है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये है, आरबीआई ने 4 एनबीएफसी से ऋण स्वीकृति और वितरण पर प्रतिबंध लगाया, रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो व्हाट इज एनबीएफसी? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज जो बैंक की तरह तो काम करती हैं फाइनेंस के लिए, बट एक्चुअल में बैंक नहीं है। तो अभी आरबीआई ने 4 कंपनीज के ऊपर क्या लगा दिया है कि वो ऋण स्वीकृति और वितरण नहीं कर सकती। प्रभावित संस्थाएं कौन कौन सी है? आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, अरोहम, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड है। कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45L1B के तहत की गई थी। प्रतिबंध इन कंपनियों की मूल्य निर्धारित नीतियों के संबंध में महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं पर भी आधारित है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने एचडीएफसी ट्रू के लॉन्च के साथ वेल्थ एडवाइजरी बिजनेस में प्रवेश किया है। तो एचडीएफसी सिक्योरिटी लिमिटेड ने एचडीएफसी ट्रू लॉन्च किया जिससे वे वेल्थ एडवाइजरी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। सेवा उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों, अति उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों, परिवार, कार्यालयों और कॉरपोरेट ग्राहकों को टारगेट करेगी, ये लक्षित करेगी। एचडीएफसी ट्रू बिना किसी दलाली शुल्क के एक पारदर्शी संरचना का उपयोग करके व्यक्तिगत वित्तीय सलाह प्रदान करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एचडीएफसी सिक्योरिटीज के व्यापक अनुभव और भारत में लगभग इसकी 250 से अधिक शाखाओं में 5.7 मिलियन ग्राहकों के आधार का लाभ उठाना है। क्लियर। तो वेल्थ एडवाइजरी बिजनेस में प्रवेश किया है किसने? एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने। डन यहां तक? ओके। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। तो इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज हमने कवर की है। नेक्स्ट हमारी डिफेंस न्यूज है। जीई एरोस्पेस का LM-2500 भारतीय नौसेना के अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों को शक्ति प्रदान करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज। तो जीई एरोस्पेस के LM-2500 मरीन गैस टरबाइन इंजन भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेल्स को शक्ति प्रदान करेगा। इंजन को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड विच इज हेल द्वारा असेंबल और परीक्षण किया गया। यह निर्णय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए 6 NGMV बनाने के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध के बाद लिया गया है। जहाजों की डिलीवरी मार्च 2027 में शुरू होने वाली है जिसका उद्देश्य भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री हितों की रक्षा करना है। तो याद रखना है जीई एरोस्पेस। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। एनएससी ने बहुभाषी मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है। तो भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना आधिकारिक मोबाइल ऐप एनएससी इंडिया लॉन्च किया है और अपने कॉर्पोरेट वेबसाइट को 12 भाषाओं में समर्थन देने के लिए विस्तृत किया है। ये जो पहल है ये एनएससी की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है और दिवाली उत्सव के साथ भी ये मेल खाता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बहुभाषी समर्थन का उद्देश्य है भारत भर के लाखों निवेशकों के लिए एक अधिक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र बनाना है। निवेश अब अपनी जो पसंदीदा क्षेत्रीय भाषा है जिसमें 12 भाषाओं में ये समर्थन प्राप्त करेगा उसमें बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट न्यूज भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। इसरो ने लेह में अभूतपूर्व एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। तो इसरो ने लेह लद्दाख में अपने एनालॉग स्पेस मिशन के प्रक्षेपण की घोषणा की है। मिशन का उद्देश्य एक अंतर्ग्रही आवास में जीवन का अनुकरण करना है। यह पृथ्वी से परे एक बेस स्टेशन स्थापित करने से जुड़ी चुनौतियों को संबोधित करता है। इसरो इस पहल के माध्यम से अंतर्दृष्टि एकत्रित करने और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों की तैयारी करने का भी प्रयास कर रहा है। तो याद रखना इसरो ने लेह में अभूतपूर्व एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भारत की स्थिति अग्रणी राष्ट्रों में वैश्विक एआई तैयारी। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रांति ला रही है, श्रम बाजारों, उद्योगों और सामाजिक गतिशीलता को पुनः आकार दे रही है।
ग्रैंड व्यू रिसर्च के एक पूर्वानुमान के अनुसार वैश्विक एआई बाजार 2024 से 30 तक 36.6% की मजबूत संयुक्त वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। इस वृद्धि से विभिन्न क्षेत्रों में एआई की बढ़ती भूमिका का पता चलता है। परिवर्तन विशाल अवसरों के साथ साथ जटिल चुनौतियां भी लाता है। तो भारत की स्थिति अग्रणी राष्ट्रों में वैश्विक एआई तैयारी। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हिमालयी हिमनद झीलों में महत्वपूर्ण वृद्धि 2011 से 24 तक लगभग 10.81% की वृद्धि हुई है। तो हालिया सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झील और जल निकाय का क्षेत्रफल 11 से 24 के बीच लगभग 10.81% बढ़ गया है। विस्तार मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन द्वारा संचालित है। यह हिम नदियां झील विस्फोटक बाढ़ के बढ़ते खतरे के बारे में चिंताएं बढ़ाता है। उसके साथ साथ रिपोर्ट जिसे पीटीआई ने केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त किया है, यह बताती है कि भारत में झील सतह क्षेत्र में 33.7% की भी वृद्धि हुई है। क्लियर। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारी न्यूज है। केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जिन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है। इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स। तो 22 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने नई दिल्ली में बीएसएनएल भवन में अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ कॉल रोकथाम प्रणाली की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी कॉलों को कम करना है जो +91 उपसर्ग दिखाती हैं लेकिन विदेश से उत्पन्न होती हैं। लॉन्च के 24 घंटे के भीतर सिस्टम ने 1.35 करोड़ स्पूफ किए गए कॉल्स की पहचान की और उन्हें ब्लॉक कर दिया। यह पहल दूरसंचार विभाग के प्रयासों का हिस्सा है ताकि एक सुरक्षित डिजिटल स्थान बनाया जा सके और नागरिकों को साइबर अपराध से बचाया जा सके। क्लियर। ओके। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। स्पेस किड्स इंडिया ने 108 देशों में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए वैश्विक उपग्रह मिशन शक्ति सेट लॉन्च किया है। तो स्पेस किड्स इंडिया ने 108 देशों में 12,000 लड़कियों को सशक्त अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए शक्ति सेट मिशन लॉन्च किया है। इस पहल में जो महिलाओं की या लड़कियों की आयु होगी वो 14 से 18 वर्ष होगी और हाई स्कूल छात्रों के लिए 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी शामिल है। चयनित 108 छात्र पेलोड और अंतरिक्ष यान प्रोटोटाइप बनाने के लिए व्यवहारिक अनुभव के लिए भारत यात्रा करेंगे। उपग्रह को 2026 में इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के हिस्से के रूप में प्रक्षेपित करने की भी योजना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, कोल इंडिया की स्थापना दिवस के 50 वर्ष का जश्न। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 नवंबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। इस दिन ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया क्योंकि सीआईएल ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। उत्सव की शुरुआत कोयला शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करके हुई। सीआईएल के अध्यक्ष पीएम प्रसाद ने कार्यात्मक निदेशकों और मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ दशकों से कोयला उद्योग के श्रमिकों के योगदान और बलिदान को सम्मानित किया है। तो कोल इंडिया की स्थापना दिवस के 50 वर्ष का जश्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में है विश्व पोलियो दिवस, जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष हम 24 अक्टूबर को पोलियोमाइलाइटिस को समाप्त करने के प्रयासों को उजागर करने के लिए मनाते हैं। यह दिन बच्चों को पोलियो से बचने में टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। पहली बार विश्व पोलियो दिवस हमने 24 अक्टूबर 2002 को मनाया था। 2023 में वैश्विक स्तर पर 541 बच्चों को पोलियो से प्रभावित बताया गया, जिनमें से 85% बच्चे नाजुक या संघर्ष प्रभावित देशों में रहते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। अभी हमने 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया है ताकि विकास मुद्दों के बारे में जानकारी या जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ मेल खाता है और विकास और प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। पहला विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर 1973 को मनाया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और डिजिटल विभाजन को कम करने में यह दिन या कम करने के लिए यह दिन उजागर करता है बेसिकली।
इंपॉर्टेंट डेज में 63वां भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस। तो इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स के नाम से हम जानते हैं इसे, जिसको 24 अक्टूबर 2024 को हमने इसका 63वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इंडो तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस प्रतिवर्ष हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यह दिन 1962 में आईटीबीपी की स्थापना को चिन्हित करता है और भारत की सीमाओं की सुरक्षा में इसकी भूमिका को मान्यता देता है। 63वां आईटीबीपी स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आईटीबीपी गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और दूरस्थ सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ये पूर्णतः समर्पित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज है अस्त्र निरस्तीकरण सप्ताह, जो अभी हमने 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया है। तो निरस्तीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक निरस्तीकरण पहलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह सप्ताह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1978 में निरस्तीकरण के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए इस सप्ताह की घोषणा की थी। इस अवलोकन का या जो बेसिकली ये ऑब्जर्वेंस है, इसका उद्देश्य निरस्तीकरण प्रयासों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। क्लियर? तो अस्त्र निरस्तीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर। नेक्स्ट ऑडियो विजुअल धरोहर के लिए विश्व दिवस, जो अभी हमने 27 अक्टूबर को मनाया है। तो यह दिन ऑडियो विजुअल संरक्षण के लिए समर्पित पेशेवर और संगठनों को मान्यता देता है। पहला विश्व दृश्य श्रव्य धरोहर दिवस हमने 27 अक्टूबर 2006 को मनाया था। यह पहले यूनेस्को और ऑडियो विजुअल अभिलेखागार संघों की समन्वय परिषद द्वारा संचालित है। तो ये जो डे है, ये जो पहले की यूनेस्को और ऑडियो विजुअल अभिलेखागार संघों की बेसिकली जो एसोसिएशन है उसके द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट नोवा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। तो 29 अक्टूबर को हमने बेसिकली नोवा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया है। तो ये दिन प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती या धनतेरस में मनाया जाता है, जिसे आयुर्वेद के हिंदू देवता का उत्सव कहा जाता है। नोवा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार की थीम रही वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का भी इस दिन उद्घाटन किया। क्लियर? तो नोवा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करूं तो 2024 का वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह, जो 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया गया है। तो ग्लोबल मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह प्रतिवर्ष 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। सप्ताह का उद्देश्य सभी के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता की ओर प्रगति के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसे मनाना है। 2024 का विषय सूचना की नई डिजिटल सीमाएं, जनहित सूचना के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता है। इस आयोजन का नेतृत्व किसके थ्रू किया जाता है? यूनेस्को के थ्रू इस आयोजन का नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट 78वां इन्फेंट्री दिवस, अभी हमने 27 अक्टूबर को भारत की संप्रभुता की रक्षा में इन्फेंट्री के योगदान के समर्थन में इन्फेंट्री दिवस मनाया है। 1947 में श्रीनगर हवाई अड्डे पर सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के उतरने का यह दिन है। पैदल सेना ने पाकिस्तानी कबायली हमलवार और पाकिस्तान सेना से जम्मू और कश्मीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, तो 28 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया है। यह दिन 28 अक्टूबर 1892 को पेरिस में एमिल रेनो के थिएटर ऑप्टिक्स के प्रक्षिप्त चलती छवियों के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन को चिन्हित करता है। 2024 में 28 अक्टूबर को हमने 23वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया है। दिन का समन्वय और प्रचार एसोसिएशन इंटरनेशनल डू फिल्म एनिमेशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी जारी किया गया है, जिसे हम ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, जिसमें बताया गया है 2024 के अनुसार 1.1 अरब लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है ये बेसिकली।
तो 1.1 अरब लोग तीव्र बहुआमी गरीबी में जी रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के 455 मिलियन गरीब संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है, जो 234 मिलियन व्यक्ति है। रिपोर्ट को 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त रूप से यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से हैं। कोलिंस डिक्शनरी ने ब्रेट को 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामांकित किया है। तो ब्रेट को 2024 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है। इस शब्द का ब्रिटिश गायिका चार्ली एक्सीसीएक्स ने पुनर्भाषित किया है और उन्हें इसी नाम के एल्बम के माध्यम से लोकप्रिय बनाया है। ब्रेट अब एक आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और सुखदवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। मूल रूप से एक शरारती बच्चे का वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता था। अब यह शब्द आत्मविश्वास और विद्रोह की सांस्कृतिक रूप से प्रतिध्वनित भावना को समाहित करता है। तो याद रखना है ब्रेट। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से नेक्स्ट यांग और लियू को 2024 का आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर नामांकित किया गया है। तो दक्षिण कोरिया की ओलंपिक पिस्टल चैंपियन यांग जी इन और चीन की राइफल में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता लियू युकोन को आईएसएसएफ एथलीट्स ऑफ द ईयर 2024 नामांकित किया गया है। यांग जी इन ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। वहीं लियू युकन ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। दोनों एथलीट्स को 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली, भारत में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल उद्घाटन समारोह में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट इतरू ओटानी को इंडिया यामाहा मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है। इंडिया यामाहा मोटर ने इतारू ओटानी को अपना नया अध्यक्ष चुना है। ओटानी यामाहा मोटर कंपनी में लगभग 30 से ज्यादा वर्षों का अनुभव लाते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और जापान सहित विभिन्न वैश्विक बाजारों में नेतृत्व पदों पर कार्य किया है। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य भारत के गतिशील दोपहिया वाहन बाजार में यामाहा की उपस्थिति को बढ़ाना है। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से है। आईएलओ, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसकी 352वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक कहां पर कंडक्ट की गई? जेनेवा में शुरू हुई है। तो बैठक 28 अक्टूबर को शुरू हुई और यह कब तक चलेगी? 7 नवंबर तक चलेगी। सदस्य देशों के प्रतिनिधि प्रमुख श्रम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कार्य स्थितियों में सुधार के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से ये फिलीपींस और यूएनडीआरआर ने 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित किया है। तो फिलीपीन सरकार ने यूएनडीआरआर के साथ साझेदारी में 2024 का एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित किया। यह कार्यक्रम 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक मनीला के फिलीपींस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंग बोंग मार्कोस द्वारा किया गया। 2024 एपीएमसीडीआरआर का विषय था 2030 की ओर बढ़ना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। क्लियर? तो ये थे करंट अफेयर्स 3 और 4 नवंबर 2024 के, जो हमने डिस्कस किया। अब एक बार क्विक समरी हम रिवाइज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने 2 महत्वपूर्ण न्यूज देखी। एक तो भारत प्लान कर रहा है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2025 के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल करे। उसके साथ साथ भारत ने जैव विविधता योजना में 30% संरक्षित क्षेत्रों की प्रतिबद्धता जताई है। कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स देखे और उसके साथ साथ हमने कर्नाटका ने बाली पादामी उत्सव को अपनाया है। बैंक में हमने देखा कैनरा बैंक का लक्ष्य है 6000 करोड़ रुपए की वसूली। उसके साथ साथ सेबी ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं आरईआईटीएस और आईएनवीआईटीएस को लेकर, वो हमने देखे। उसके साथ साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 10 लाख करोड़ एयूएम को पार किया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल को लोन दिया है, उससे रिलेटेड हमने न्यूज देखी। नेक्स्ट आरबीआई ने 4 एनबीएफसी का पर प्रतिबंध लगाया है और एचडीएफसी सिक्योरिटीज वेल्थ एडवाइजरी बिजनेस में एचडीएफसी ट्रू को लॉन्च कर रही हैं। रक्षा में हमने देखा है कि जी एरोस्पेस LM-2500 भारतीय नौसेना के अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज को शक्ति प्रदान करेगा। उसके साथ साथ हमने देखा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में
एनएससी ने बहुभाषी मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च की। इसरो ने लेह में ग्राउंड ब्रेकिंग ऑनलॉग स्पेशन मिशन लॉन्च किया। और वैश्विक एआई तैयारी में भारत की स्थिति प्रमुख राष्ट्रों में। उसके साथ साथ हमने देखा हिमालय ग्लेशियर झीलों में भारत में वृद्धि हुई है 2011 से 24 के बीच में। और अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ कॉल प्रिवेंशन सिस्टम हमने देखा, जिसको केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा लॉन्च किया गया। वैश्विक उपग्रह मिशन शक्ति सेट लॉन्च किया गया, जिसमें 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण दिनों में हमने देखा कोल इंडिया की स्थापना, विश्व पोलियो दिवस, विश्व विकास सूचकांक दिवस, 63वां भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस, निरस्तीकरण सप्ताह, विश्व दृश्य श्रव धरोहर दिवस, 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह और 78वां इन्फेंट्री दिवस। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, रैंक एंड रिपोर्ट से हमने गरीबी रिपोर्ट देखी एमपीआई की। पुरस्कार में हमने देखा कि ब्रेट को वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है और एथलीट ऑफ द ईयर बाय आईएसएसएफ यांग और लियो को चुना गया है। यामा मोटर के नए अध्यक्ष इतारो ओटानी को बनाया गया है और जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 352वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई। और लास्ट हमने देखा कि एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी फिलीपींस और यूएनडीआरआर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर पेश की है। क्लियर? तो ये थे इंपॉर्टेंट 3 और 4 नवंबर के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको सेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।